नमस्कार दोस्तों। आज हम चलेंगे मौर्योत्तर काल पे। ठीक है, चूंकि हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी जरूरत है। ठीक है, यूजी के लिए, CUET यूजी के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आज ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। मौर्योत्तर काल में एक है देसी शासक और विदेशी शासक। ठीक है, देसी शासक में जितने आते हैं हम उसे देख लेते हैं। तो पहले पे आते हैं शुंगवंश, जिनके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। इसमें भी मैं बता दूं, मैं वही डिस्कस करूंगा जो हमारे काम की चीजें हैं। मैं उस किसी चीज को डिस्कस नहीं करूंगा जो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि मेरे ही पढ़ाई हुए क्षेत्र से आएगा, लेकिन आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने में रहना है, ताकि आपका इंटरमीडिएट की पढ़ाई और CUET की तैयारी आराम से हो जाए। अगर आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई परीक्षा पास करने के बाद भी देखते हो, एग्जाम देने के बाद भी देखते होंगे, तो आप यह तक देख पाएंगे कि आप एक साथ सारे पेपर को एक ब्रॉडली तरीके से, एक विस्तार तरीके से नहीं आप कोर्स कर पाएंगे। आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो एक जो इतिहास होता है उसके से बहुत करेगा, पूरे इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। पूरे इतिहास से हो सकता है कि जो मैं प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन ना बने। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है 2 बन जाए, ऐसा हो सकता है आधुनिक भारत से 2 बन जाए, 3 बन जाए। ठीक है, तो आपकी जहाँ पे ज्यादा आने के चांस रहेंगे, जनरल पेपर में आप मैथ को देख लीजिए, रीजनिंग को देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ बैठा ली तो वहां से क्वेश्चन 100% चांस है कि आपका वहां पर सही हो जाए। ये आप कितना भी पढ़े, जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो। ठीक है, इसलिए आपको सीमित मात्रा में तय करना पड़ेगा कि हमको किस क्षेत्र में रहना है। तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, शुंग वंश, संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र इसके संस्थापक हैं, पहला शासक भी यही होंगे तब। ठीक है, तो इसमें इनका राज्य में एक खास बात थी कि इनके जो पतंजलि थे इनके राज्य में रहते थे, और पतंजलि जो थे इनके राज पुरोहित थे। ठीक है, इसके बाद आता है, हम इसमें और सारी चीजें उसकी चर्चा ना करते हुए सीधे अगले वंश पे चलते हैं, कर्ण वंश की संस्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। ठीक, इसके बाद आते हैं सातवाहन वंश। इनके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। किस सम्राट ने की थी? सिमुक ने की थी, सातवाहन की। इसके बाद इनके बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम। इनके बारे में और ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, केवल ये जानना जरूरी है कि सातवाहन वंश से संबंधित थे। इसके बाद एक शासक का नाम हाल है, इनका नाम ही हाल है। ठीक है, इनके इनका एक चीज आती है कि गाथा सप्तशती नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, जो जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद सबसे प्रतापी राजा सातवाहनों में आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध संघ को एक है अजक अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को इन्होंने करकज नामक ग्राम प्रदान किया था। ठीक है, ये भी ज्यादा चीजें जाननी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बहुत करेंगे, पूछ लेंगे कि कौन से इसमें सबसे प्रतापी राजा थे, तो गौतमी, हाँ यही पूछेंगे कि सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी में लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि विवाद बाद में उठ जाता है इस प्रश्न को लेकर कि सबसे प्रतापी कोई और किसी को मान सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने भिक्षुओं को बहुत खुलकर दान दिया था, ये बात पूछी जा सकती है। ठीक है, करकज नामक ग्राम किसने ने? भिक्षुओं को दिए थे। ठीक है, और इसके बाद आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इन्होंने शक शासकों को पराजित किया था। इनके बारे में ये चीज जानना जरूरी है। अगर नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो संस्थापक है ये बात रखेंगे। और पुष्यमित्र जो शुंग वंश में पतंजलि के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सिक्कों पर जो है जहाज के चित्र थे। किसके चित्र थे? जहाज के चित्र थे। ठीक है, अब जहाज मतलब पानी की ही जहाज होगी। ठीक है, नाव ही होगी, तो आप एरोप्लेन मत लगा लीजिए, क्योंकि उसका नामो निशान तब तक नहीं था। ठीक है, तो पानी की जहाज या कहने सीधे जहाज ही के निशान थे। ठीक है, जहाज के चित्र थे। तो इनमें 2 चीजें बात हमको जाननी आवश्यक है।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाता है। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम किसके, शीशे के सिक्के चलाए थे, ठीक है, सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे, और इन्होंने ही भूमि जो है दान में देने की प्रथा सातवाहनों ने ही शुरू की थी, ठीक है। ये दोनों इनके बारे में इतना आवश्यक है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये आवश्यक चीजें हो जाती हैं। इसके बाद आता है चेदी वंश, जिसे महामेथवाहन वंश भी कहा जाता था, ठीक है। इनकी हाथी गुफा नामक अभिलेख में चर्चा है, और ज्यादा चीजें नहीं जानी जरूरी है, लेकिन इस वंश में एक खारवेल नाम का शासक हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। खारवेल नाम का शासक हुआ था, जो जैन तीर्थंकर के जो ऋषभ देव जी थे उनकी मूर्ति एक सम्राट छीन के ले गए थे, उन्होंने उसको अपने राज्य में वापस लिया। मैं सम्राट का नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा खारवेल ने उसे वापस लाया था, ठीक है। क्योंकि ज्यादा फैक्ट आपके दिमाग में घूमेगा तो आप जो चीजें है वो भी करना भूल जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, तो अब आगे देखते हैं विदेशी शासक में, ठीक है। तो विदेशी शासक में आते हैं इंडो ग्रीक, जिसे हिंदी वन भी कहा जाता है। इसमें कहीं कहीं डे और कहीं कहीं डी मेट्रियस प्रथम मिलता है शासक के नाम में, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश किया, विदेशी शासक, जिनकी राजधानी इन्होंने अपनी साकल बनाया, ठीक है। इसके बाद इसमें एक शासक को मिनांडर, ठीक है। एक कौन था, बौद्ध साहित्य में मिलित इन्होंने लिखा, ठीक है, ये बौद्ध अनुयायी थे। सिक्कों पर धर्म चक्र, इस चक्र नहीं चक्र है, गलत दिख गया, चक्र, सिक्कों पर धर्म चक्र बनवाया, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। किसने, क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, शासकों का नाम भी दिया जा सकता है। अगर शासकों का नाम दिया जाए तो इसमें मिनांडर नाम आएगा। अगर ऐसा कहा जाए क्या कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने ढेर, अगर क्या नाम है, राजवंशों का नाम दिया जाएगा, उसमें आएगा एवन, ठीक है, उनमें कौन आएगा, एवन, यमन, ठीक है। या तो इंडो ग्रीक दिया जाएगा तो भी आप लगा सकते हैं, हिंदी यमन दिया जाएगा तो वो भी, या फिर केवल हिंद यमन, केवल यमन भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिंद अकेले नहीं कहेंगे। जब भी कहेंगे इंडो ग्रीक कहेंगे या फिर ग्रीक कहेंगे, जब भी कहेंगे हिंद यमन कहेंगे या फिर केवल यमन कहेंगे, ठीक है, यमन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनकी एक क्या क्या योगदान थे, ठीक है। इनके मुद्राओं पर नाम भी लिखा होता था, चित्र भी लिखा होता था, और तिथि भी लिखी होती थी, ठीक है। इन्होंने कालगणना भी प्रारंभ कर दी, जिसमें इन्होंने संवतों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रंगमंच पर पर्दा, जिसे यवन का भी कहा जाता है, का प्रचलन जो है यवन शासकों ने या ग्रीक शासकों ने किया था, ठीक है। अब कुछ भी कह देंगे कि यवन शासकों ने या ग्रीक शासकों में दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं शक, शकों को क्या कहा जाता है, सिथियन व क्षत्रप भी कहा जाता था। इनके एवज में प्रयोग किया दिया जाता कि इनके स्थान पर शक के। इनमें आते हैं नहपान, ठीक है। इसके बाद शासकों में आते हैं नहपान। इसके सिक्कों पर इसके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये बात जाननी जरूरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद शक शासकों में आते हैं रुद्रदामन प्रथम, ठीक है। ये बात जानना जरूरी है कि मैंने बताया था पहले कि सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील के बारे में बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो रुद्रदामन प्रथम ने क्या है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग किया था, किसने, रुद्रदामन प्रथम ने। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग किसने किया, तो आप शक शासक ने किया था, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी नहीं है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। केवल आप जानिए कि पल्लव वंश एक शासक हुआ करते थे, ठीक। इसके बाद आता है कुषाण वंश, इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। कुषाण वंश में कई शासक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल कनिष्क के बारे में बताऊंगा, क्योंकि संभवतः इन्होंने ही उपलब्धियां हासिल की थी, और इन्हीं के बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। और कई के बारे में नहीं पूछा जाता, तो मैं अनावश्यक, मैंने पहले ही बता दिया, मैं अनावश्यक चीजें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कनिष्क,
इनका इनका जो राज्यारोहण है 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ, और इन्होंने अपने राज्यारोहण 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ, तो उसके उसके उपलक्ष्य में शक संवत का प्रयोग किया, शक संवत को प्रारंभ किया। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा शक संवत का प्रयोग किसने किया, तो आप कहेंगे कुशावक्ष, या फिर आंसर ऑप्शन में कनिष्क दिया रहेगा, तब कहीं भी जा सकते आप प्रश्न और क्या नाम विकल्प के आधार पे अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, और भारत सरकार भी इसी संवत का प्रयोग करती है, जो 21 या 22 मार्च को प्रारंभ होता है। ठीक है, 21 मिलता है, 22 भी मिलता है, तो मैं 21-22 दोनों लिख दिया। ठीक है, जो ऑप्शन में ठीक लगे करिएगा। अब दोनों लिखा है, दोनों मेरे पास डाटा की कहीं कहीं किसी किसी बुक में 21 लिखा है, किसी किसी बुक में 22 लिखा है, तो मैं ये दोनों ले लिया। ठीक है, मैंने दोनों डाटा का प्रयोग कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये जरूरी है, कनिष्क के काल में ही चतुर्बोध संगीत का प्रयोग किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मथुरा और गांधार शैली जब आर्ट और कल्चर में पढ़ाऊंगा, अगर जरूरी रहा तो वहां पे बताऊंगा मथुरा और गांधार शैली क्या है। तो और जो मथुरा और गांधार शैली है वो कनिष्क के काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इन्होंने सिक्कों पर बलि देने का जो नियम है वह बनाया था, और उस पे सिक्कों पर खुदवाया था। ठीक है, और इनको कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इनके राज्य में पासुर, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है, और एक चरक क्या थे, इनके ही राज्य में रहते थे, ये एक क्या थे, चिकित्सक थे। ठीक है, चिकित्सक थे। इतनी बातें ही उत्तर मौर्य काल में जाननी जरूरी है, या हमारे उत्तर काल में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम उसी चीज का डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो धन्यवाद आज के लिए।